आज हमारे साथ हिंदुस्तान के एक ऐसी महान शख्सियत राजेश रावत जी, माजी की यादों को अपने जहन के दरीचे से देखते हुए और सुनहरे बचपन के अपने की यादों को अपने पेंसिल और तुली से उनके उकेरते हुए जहीन आजीन मुस्तरद जनाब राजेश रावत हर किसी कलाकार की ज़िंदगी की शाम में उसकी बचपन की यादें ही उसकी साथी होती हैं, जो उसके अकेलेपन की सहारा भी बनती हैं और ज़िंदगी के कैफियत में उसे ज़हनी तन्हाई अदा करती हैं। जनाब राजेश रावत जी की ज़िंदगी भर मजबूरी के साथ लेकर चलते रहे और फ़न के मंदिर के एक फरियाद बने रहे। फ़न की देवी ने भी वो सब कुछ इनको बख्शा जिसके ये मुतामिन थे। राजेश रावत जी ज़िंदगी के पीछे छोड़ हमेशा से 4 कदम वो आगे चलते रहने वाले शख्स थे। फ़न को अगर फ़र्क बख्शा तो फ़न की देवी ने इन्हें शोहरत इज्जत से नवाजा। जनाब राजेश रावत जी, इनका शुमार हमेशा ही कलाकारों की भीड़ से अलग एक अनोखे और इंतहाई तख्ले की फनकार के हैसियत से होता रहा। जनाब राजेश रावत जी की पैदाइश 30 जून 1981 गांव जवई उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुई। उसके बाद वह दिल्ली आकर बस गए। इनके वालिद साहब एक रिटायर IIP गोखमपुर देहरादून में कार्यरत थे और माता श्रीमती स्वर्गीय साइना देवी एक कुशल गृहिणी थी। जनाब राजेश रावत जी की स्कूली पढ़ाई लिखाई भी गिन्नी देवी स्कूल मोदी नगर में हुई। उसके बाद इनका रुख मेरठ की ओर बढ़ा। वहाँ इन्होंने BA की पेंटिंग में दाखिला लिया। उसके बाद अपनी फाइन आर्ट की पढ़ाई इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पूरी की। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर, क्या हाल है भाई? बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा। बैठो। राजेश जी, जैसे आप जानते हो कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं दो सिलवावे, जो कि ललित कला अकादमी रीजन सेंटर में आता है, मेरे स्टूडियो में आता विजिट करता है। तो एक छोटा सा हमारी बात होती है कि बहुत अच्छा है और मैं आपका चैनल काफी टाइम से देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप नए नए कलाकारों के साथ, ये कला और कलाकार को प्रमोट करने के लिए होता है और हम कभी इससे पैसे नहीं कमाते। हम कला और कलाकारों को प्रमोट करने के लिए होता है। हम कभी किसी को नहीं बोलते आप लाइक करें, शेयर करें। हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, लेकिन लोगों तक शेयर जरूर करो ताकि जन जन तक पहुंचाया जाए। तो शुरू करें या अच्छा, शुरू करते हैं। बैक कर दो उधर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाविता हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान राजेश रावत जी, जो कि जवई गाँव उत्तराखंड के रहने वाले हैं। राजेश जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा नाम राजेश रावत है और मेरा जो जन्म हुआ है वो उत्तराखंड के ग्राम जिवई में हुआ है। और वहाँ पर मेरी 15 दिन का था तो मेरे को मोदी नगर ले आए थे और मोदी नगर में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा और सब कुछ शुरू हुई। और वहाँ मेरी मम्मा बोलती है, छोटे में तू चित्रकारी करता रहता था। एक बार फिर आपको पीछे ले चलता हूँ गांव में। जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपके कौन कौन से गुरु थे जिनसे आपसे कला की प्रेरणा मिली? जैसा कि मैंने कहा कि मेरे जो प्रारंभिक शिक्षा हुई मोदी नगर में, मेरी मम्मा 15 दिन का ले आई थी मुझे। तो मेरी जो शिक्षा हुई वो गिन्नी देवी स्कूल में हुई और वहाँ पर हमारी एक टीचर थी, बहुत ही सुंदर, उनका उस वक्त अपॉइंटमेंट हुआ था एंड शी वॉज वेरी प्रिटी। उनका नाम था अनिता मैम। वो मुझे बार चित्रकारी करने के लिए उकसाती थी और मुझे मोटिवेट करती थी और मैं करता था और मुझे अप्रिशिएशन मिलता था। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत सुंदर चित्रकार है और मैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्रेम भी करता था। तो जब अभी मेरी कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैम मुझे तो आपसे शादी करनी थी।
तो वो हैरान हो गए वो होंगे, हैरान हो गई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मैं तो अभी भी अनमैरिड हूँ क्योंकि उन्होंने शादी अब तक नहीं करी। राजेश जी, जब आप स्कूल से कैसे पता चला आपको आर्ट के बारे में या फाइन आर्ट के बारे में? बस तो स्कूल से तो सर ये बोल सकता हूँ कि मैं एक चित्रकारी करता था, मैम डिस्प्ले कराती थी काम और अप्रिशिएशन मिलता था मुझे। उसके बाद मैं कभी कभी जब मेरे को कुछ मटेरियल नहीं होता तो मैं कॉपी के पीछे, किताबों के पीछे चित्रकारी करता रहता था। तो फिर मैं स्कूल के बाद जब मैं इंटर कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पे भी एक डॉक्टर शिव कुमार हमारे सर थे जो हमें चित्रकारी सिखाते थे। तो वहाँ पे वो हमारे को हमेशा अति उत्तम, अति सुंदर इस तरह के मूल्यांकन करते थे हमारे शीटों का। तो मैं बहुत वो करता था, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आते थे उसमें। तो शुरू से मेरा मन था, पर वहाँ कॉमर्स कॉलेज था तो मुझे कॉमर्स में मैंने आगे वो पढ़ा 12th तक, क्योंकि वहाँ पे फाइन आर्ट्स का ऐसा कुछ 10th में तब थी ना? 8 तक था, 8 तक था। तो आपने कहाँ से बीएफए किया अपना? बीएफए सर मैंने सबसे पहले बीएफए से थोड़ा सा पहले पीछे जाना चाहूँगा। मुझे नहीं था नॉलेज कि बीएफए या एमएफए कोई डिग्री होती है। तो आई टुक एडमिशन इन मेरठ कॉलेज, मेरठ फाइन आर्ट्स में, वहाँ पेंटिंग एंड ड्राइंग, एमए ड्राइंग। तो बीए में मैंने एडमिशन लिया, मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ पे मेरी आइडियल है डॉक्टर उषा किरण। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि राजेश आप यहाँ के लिए बने ही नहीं हो, आपके हाथों में जो कला है वो तुम्हारे को कॉलेज, यहाँ पर तुम एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो, वहाँ को आपको पूरा प्रोफेशनल कॉलेज में जाना, प्रोफेशनल कॉलेज में देगा। तो मैंने फिर जामिया में एडमिशन लिया और जामिया में लकीली मेरा एडमिशन भी हो गया। उस वक्त कौन कौन से गुरु थे जिनका कार्य अच्छा लगता है या जिनसे आप इंस्पायर हुए? सी देयर आर मेनी टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया। जैसे मैं आर्ट एजुकेशन था तो आर्ट एजुकेशन उनके अंडर में था, किदवई सर के अंडर में। और मेरा स्कल्पचर में भी लकीली एडमिशन हो गया था, दोनों ही स्ट्रीम में हो गया था। मैंने आर्ट एजुकेशन लिया तो लतिका मैम कहती है तुम्हारा तो स्कल्पचर भी अच्छा है तो आप इधर आओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो टीचर बनना है। तो आर्ट एजुकेशन में मैंने एडमिशन लिया किदवई सर। और उसमें सब कुछ करना पड़ता था, पेंटिंग भी है, अप्लाइड भी, ग्राफिक भी, क्राफ्ट भी, टीचिंग प्रैक्टिस भी, सब कुछ। मतलब ये सबसे बढ़िया था, मुझे मजा आया उसमें। और मैंने बहुत सारे काम सीखे सिमी मैम से, बिंदुलिका मैम से, और बहुत मजा आया वहाँ पर, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और मास्टर डिग्री आपने मतलब एमएफए? हाँ जी। वो कहाँ से किया? वो भी मैंने बीएफए भी मैंने जामिया से किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं। और एमएफए भी मैंने जामिया से किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। और मेरे काम को बहुत सराहना मिली। प्रोफेसर जो गजलफर जैदी हैं उन्होंने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया, अभी भी अप्रिशिएट करते हैं। मोटिवेशन बहुत बहुत टीचरों से मिला, जिनसे मैंने नहीं सीखा उनसे मैंने बहुत कुछ वैसी चीजें सीखी हैं जो लाइफ की आपको शिक्षा मिलती है, लाइफ में जर्नी के लिए कार्य काम आती है। राजेश रावत जी, आपका क्या सब्जेक्ट मैटर था, किस विषय को लेकर अपना कार्य करते थे और कौन कौन सी मीडियम व टेक्निक उसमें इस्तेमाल करते थे, जरा संक्षेप में बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वर्सेटाइल आर्टिस्ट हूँ। कॉलेज टाइम से ही मैंने डिफरेंट मीडियम यूज़ किए हैं, राइट फ्रॉम दी बेसिक मीडियम जो होते हैं, चारकोल है, पेंसिल मीडियम है, आपका पोस्टर है, एक्रेलिक है, ऑयल है, सारे मीडियम में मैंने लगभग काम किया है। और मोस्टली मैं अपने कामों में जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क ज़्यादा करता हूँ। अभी तो प्रेजेंटली इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा फ्यूज़न है, फ्यूज़न ऑफ माई ब्रेथ, मैंने उसका टाइटल जो विषय वस्तु रखी है उसकी, वो फ्यूज़न ऑफ माई ब्रेथ है। तो इस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ। और कॉलेज में तो मैंने बहुत तरीके के काम किए हैं, अलग अलग स्टाइल थे, फेजेस थे, वो फेजेस थे, वो एकेडमिक फेजेस कि उसमें कैसा काम मेरा हुआ, उसके बाद मेरा कैसा काम डेवलप हुआ, अभी मेरा कैसा काम हो रहा है। तो बहुत निरंतर एक जर्नी है ये, और ये कभी रुकती नहीं है। और हम बहुत अच्छा है कि निरंतर कुछ करते रहे तो कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और कुछ अलग तरीके का प्रयास करते रहे तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट हमारे सामने निकल कर आता है। तो टॉपिक तो इस तरह के थे मेरे। राजेश जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की? प्रदर्शनियाँ तो मैंने विदेशों में भी करी है और हमारे इंडिया में भी बहुत करी हैं। तो मोस्टली मैंने ग्रुप शोज किया है।
मैं आपको अगर बताऊं तो ग्रुप शोज में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग इन स्कूल, currently I'm working as HOD फाइन आर्ट इन GD गोयनका स्कूल, रोहिणी सेक्टर 22। तो वहाँ से मुझे इंडिविजुअल काम तो मेरे पास बहुत है, बट कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि मैं इंडिविजुअल अपना एकल प्रदर्शनी लगाऊं। तो मैंने ग्रुप में बहुत सारे पार्टिसिपेट किए और देशों में और विदेशों में भी बहुत मैंने राय जी, जैसा आपने बोला कि आप GD गोयनका कॉलेज में भी आप स्कूल में आप पढ़ाते भी हैं, हाँ जी, और साथ में अपना भी काम करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो दोनों को एक साथ चलाना कितना कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं? बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि आप जब एक एकेडमिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को और एक अपना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो कभी कभी तो वैसे इसमें कठिनाइयां भी हैं, पर मजा भी बहुत आता है, क्योंकि कभी कभी हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। हाँ, बच्चों की creativity होती है, बच्चों में बहुत सारी बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, और जिसके से किसी ने सही कहा है, कंकर मारकर बालक ने ताल को हिला दिया है, ताल को ही नहीं पूरे अंतराल को हिला दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर कथन है जो मेरे दिमाग में घूमता है, क्योंकि हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं कभी कभी तो अपनी पेंटिंग्स में जो कलर स्कीम बच्चे अप्लाई करते हैं, मैं उनकी कलर स्कीम ले लेता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा सा टफ होता है, नो डाउट, स्कूल्स के आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, उन पे सारे असाइनमेंट, उनके सिलेबस, वो सब कुछ कंप्लीट करना होता है बेसिकली, क्योंकि मैं तो एकेडमिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें थ्योरी भी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट भी है, तो थोड़ा जोर तो रहता है कि पढ़ाई बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहे, पर साथ में मैनेज करता हूँ। राजेश रावत जी, कि आप अब तक कहाँ कहाँ आपने शो किए, जहाँ जहाँ किन किन गैलरियों ने आपका काम खरीदा, या किन किन सरकारी व गैर संस्थाओं में आपका कार्य लगा हुआ है, जरा संक्षेप में बताइए। अभी तो जैसे कुछ कलेक्शन तो मेरे कॉलेज में ही है, जामिया में है, एक मेरा कलेक्शन है कोरिया में है, इलस्ट्रेशंस है मेरे, द टाइटल वाज आई फॉरगॉट, हाँ, द बियॉन्ड द डे ड्रीम, तो उनके पास कुछ मेरे इलस्ट्रेशंस हैं। और जैसे ललित कला अकेडमी में भी मेरा काम है, जो मतलब उनके कलेक्शन नहीं चला गया, क्योंकि मैं लेकर ही नहीं आया उनका काम। तो मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे काम है, मोस्टली इस तरीके से मेरे कलेक्शंस आप देख सकते हैं। अब तक आपको कौन कौन सी पद्धतियों से निभाजा गया, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, जहाँ अन्य संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया? बहुत सारे कला अवार्ड तो मुझे मिले हैं, जैसे शुरुआत तो कॉलेज के दिनों से ही हुई। कॉलेज में सबसे गोल्ड मेडलिस्ट में रहा, और वहाँ से ही मेरी कला जर्नी शुरू हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया का मैं मतलब बहुत ही आभार प्रकट करूंगा कि वहां से मेरे को समझा गया कि इसके अंदर सहयोग मिला, और आपको सीखने का और निरंतर अभी भी सहयोग मिलता रहता है, तो ये बहुत बड़ा वो है। तो वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बाद मैंने बहुत सारे, अभी प्रेजेंटली आई रिसीव्ड कला गुरु अवार्ड फ्रॉम हिसार सुरभि आर्ट अकेडमी, एंड मनाली से भी मुझे एक कला निधि का अवार्ड मिला है। और वैसे भी बहुत सारे अवार्ड, अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आए, वी क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट्स अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग। इन 2016 वी रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं हम राजेश रावत सिंह जी के कार्य में, कुछ इस तरह। जनाब राजेश रावत जी का पढ़ाई के समय ही इनका रुझान मशहूरी की ओर बढ़ा, और यहीं से इनके अंदर वो फनी सालियत की वो कोमल पंक्तियाँ, जिसे आगे चढ़कर एक अजीब व शान दरख्त का रूप धारण कर लिया, और फन की राह पर चलने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को अपने साथ में ले लिया। जनाब राजेश रावत ने मशहूरी को, हुनर की बारीकियों को अच्छी तरह सीखने के बाद इन्होंने कला की नौकरी करने का फैसला किया, और इन्होंने मुख्तलिफ इलस्ट्रेशन व डिज़ाइन और ड्राइंग किए, भिन्न भिन्न रंगों का उसमें इस्तेमाल किया, ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो, पेन हो या पेंसिल हो, इन सब का इन्होंने अपने कार्य में इस्तेमाल किया, जो अवामी सतह पर बहुत पसंद किए गए। फ़न के इस रास्ते पर मजीद
रमजान रहने का हौसला मिलता रहा। कागज़ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से चित्र बनाकर खूबसूरत इमारत बनाना वाले इस फ़नकार ने बाद में हुकूमत हिंद में मुलाज़िमत कर ली और अपने ओहदे को बखूबी निभा रहे हैं। कागज़ और कैनवस पर इन्होंने अपनी तकनीकी सलाहियत को भी साबित कर दिखाया। अपनी फ़नकारी से इंसानियत के मुख्तलिफ चेहरों को बखूबी उजागर किया और इस अमल के दौरान आदमी के जज्बात एहसासात को अपना मौजू बनाकर ख्याति के इंसानी व प्रकृति के उस हर पहलू को नुमाया करने की कोशिश की जिसका इजहार इंसान खुद ना कर पाया हो। जी इनकी तहनीकी सलाहियत का ही कमाल है। इनकी मुसफ़री में ये साफ नज़र आता है। और यहाँ से बढ़कर वो बहुत इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट बने। तो यहाँ पर सरकार को, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनके लिए हम क्या बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं। राय जी, जो बाहर कलाकार रह रहे हैं, जहाँ कलाकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि फील्ड में जो नए कलाकार हैं वो टिक के कार्य कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि जो बाहर के कलाकार हैं अगर वो यहाँ आकर रुककर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो बाहर के आर्टिस्ट आकर यहाँ रुककर काम करना चाहते हैं उनके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट। तभी तो मैंने ये बोला कि मल्टी स्टोरी होना चाहिए। ये तो कब से मैं जब आ रहा हूँ तब से वो 2 मंजिल ही है। उससे पहले भी हमें आते थे। मेरी नानी का घर है यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो तब मैं आता था और तब देखता था, तब से छोटा का छोटा वैसे का वैसा ही है। राय जी, एक चीज़ बता दो, अभी एडमिशन तो बहुत हर साल 100-150 लोगों की होती है, लेकिन कार्य करने वाले लोग कम आते हैं और वो गिने चुने ही। आपने एक बहुत बढ़िया बोला कि अगर जो ऐसे डायरेक्ट आते हैं साल भर का इंतजार ना करके उनको बीच में भी एडमिशन दिया जाए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो कुछ समय करती भी है सरकार। जहाँ हमारे जो ये डिपेंड करता है हमारे चेयरमैन, जहाँ हमारे जो जहाँ सरकारी संस्थान को चलाते हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि वो स्पेस को किस तरह से डिवाइड करें। होना चाहिए सर। और मुझे तो लगता है सीनियर और जूनियर क्या है, जब हम काम करते हैं तो फील्ड में सब बराबर रहते हैं, बराबर होते हैं। अब बल्कि हम जूनियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, हमारे जो इसके संचालक हैं, उनको इस चीज पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। राजेश रावत जी, कला में जो आधुनिक युग आया है, जो डिजिटल मीडिया या इंटरनेट का आया जी, होना चाहिए या मैनुअल जैसे पहले 100 साल पहले होता था वैसे ही होना चाहिए? आपकी क्या राय है? एज ए कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन जो यूज़ करते हैं लोग, वो होना चाहिए पर एक लिमिट तक होना चाहिए। वो हम पर, किसी कलाकार पर इतना हावी ना हो जाए कि उसके जो अपना आंतरिक जो उसका वो है कृति करने का तरीका, वो ना कहीं पर ठेस पहुंचे उसको। क्योंकि कला जो है वो भावों की अभिव्यक्ति है। डिजिटल तो एक माध्यम है और कला के डिफरेंट माध्यम है। डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन है तो हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए बट एक लिमिट तक। राय जी, कला में जो राजनीति होती है ये होनी चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति। अभी देखिए इलेक्शन बंद हो गए। इतना जो कलाकार के इलेक्शंस होते थे जिसमें कलाकार का एक संघ होता है पूरा और उसका जो वोटिंग होती है उसमें पद रखे जाते हैं अलग अलग, तो मुझे लगता है नए लोगों को इसी तरह से तो मौका मिलेगा। वो एक चीज़ और बता दो, वो अभी भी होता है। पहले इलेक्शन नहीं होता है, अभी नॉमिनी होके आते हैं स्टेट बाई स्टेट और वो लोग रहते हैं। बट वो नॉमिनी कैसे हो जाते हैं जब तक कलाकार ही नहीं उसमें जुड़ रहा है, कलाकार वोटिंग ही नहीं कर रहा है, तो कैसे होते हैं? आपका मानना है कि वो फिर से शुरू होना चाहिए? वो शुरू होना चाहिए, तभी सर वो उसमें पारदर्शिता तभी समझ में आएगी जब हर एक कलाकार अपना वोट दे उस बंदे को। उसका ऐसे तो अगर आप 4-5 लोग आपका ग्रुप है, आप उसको सपोर्ट करोगे, बट क्या वो एक्चुअली उस चीज को डिजर्व करते हैं, ये हमें देखना होगा।
तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम तो एक कलाकार हैं। ये तो देखो तो सर, कलाकार वो जो ऊपर बैठे हैं वो लोग करते हैं। उनको देखना चाहिए कि किस तरह से हम पारदर्शिता रखें इसमें। चेयरमैन जो हमारे आते हैं वो डायरेक्ट राष्ट्रपति से नियुक्त होकर आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें, है ना। क्योंकि उसमें कलाकारों का भी एक वो होना चाहिए ना, वोटिंग होनी चाहिए। पहले होता था कि मतलब क्योंकि फिर से वो इलेक्शन होना चाहिए। वो होना चाहिए सर, वो तो बिल्कुल पारदर्शिता तो तभी रहेगी ना। जी, आपकी राय है? मेरी राय है, मतलब अब इसको आप कैसे ले। मैं इसके हक में नहीं भी हो सकता। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन होनी चाहिए, जैसे कलाकार चल रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए दोबारा। हाँ, जो होना चाहिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी सर पारदर्शिता तो हमें क्या पता चल रहा है किसका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे और कैसे वो चाह रहे हैं वहां पर। हम तो ये देखे ना कि क्या कलाकार, लेकिन बहुत जो बंद हुआ था पहले, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी ललित कला को टेक ओवर किया गया, तो उन वजह से बंद रहा, तो फिर से खुलना चाहिए। हाँ, हो सकता है कोई ना कोई कारण रहे हो, हमें नहीं पता उसके बारे में, पर मुझे लगता है अगर किसी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, किसी प्रधानमंत्री करते हैं, सीएम का करते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है। तो पब्लिक कौन है? हम ही है पब्लिक, हम आर्टिस्ट हैं। देश है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो सबको स्वतंत्रता मिले। हम एक ऐसी कंट्री में जो फ्रीडम है, तो उतना फ्रीडम तो मुझे लगता है आर्टिस्ट को होना चाहिए कि हमारे जो इलेक्शंस हैं और जो कमेटीज हैं वो बने और नए लोगों को भी उसमें मौका मिले वोट करने का। जब सब और सबके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। इफ नहीं, कार्ड होता है जो नेशनल में 2 बार सिलेक्शन होता है, उनका कार्ड बनता है, पहले एक बार नहीं होता। सर मैं समझ गया कि नेशनल, मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल में कभी सिलेक्ट होते हैं, बट दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, दे डोंट हैव आइडेंटिफिकेशन कि हाँ आप आर्टिस्ट हैं। इट डजंट मीन कि अगर आप नेशनल में सेलेक्ट होते हो तो ही आर्ट है। आप आर्ट कर रहे हैं ना, कला को कहीं ना कहीं तो जिंदा रखा है आपने। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो रूरल एरिया में हैं, जिन्हें कभी पता ही नहीं कि ये भी अवार्ड्स होते हैं, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे कलाकारों को निकाल कर आए। कॉलेज से जब पास आउट हैं, तो कॉलेज से जब आपने एमएफए की डिग्री ली, उसके बाद उसका आप काम देखिए कितना निरंतर काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी या ऐसा कुछ डायरेक्टरी बननी चाहिए जिसमें एक डेटा हो पूरा। जी, थे राइश सिंह रावत जी, और इन्होंने अपना पक्ष रखा। दोस्तों जो बाहर बैठे हैं, जहाँ देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? सुझाव में जरूर लिखिए कि इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, राइश जी बोल रहे हैं कि लेकिन मना करने के भी हक में नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अगर बेटर ये करने के लिए अगर यही एक रास्ता है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इसका साथ नहीं दूंगा। राइश राव जी, आप बहुत समय से मैं देख भी रहा हूँ, आप कॉलेज से अब तक ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आते भी रहे हैं, और तब से और अब तक आपने क्या परिवर्तन देखा, और इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कार्य सरकार ने करवानी चाहिए? आपकी क्या राय है? मैं कॉलेज टाइम से यहाँ पर आ रहा हूँ 2000 से, और अब 2026 आ गया है। 26 सालों से मैं निरंतर यहाँ आता रहता हूँ, और मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं इधर की तरफ आता हूँ, तो मैं जरूर आर्टिस्ट लोगों से मिलकर जाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गया, जबकि हम घर से बहुत दूर हैं। क्योंकि दिल्ली में तो हम जॉब कर रहे हैं, घर परिवार कहीं और रहते हैं, मोदी नगर में रहते हैं। तो ये लगता है कि ये तो अपना परिवार है यहाँ पे रात को। और यह मुझे लगता है यहाँ पे सबसे मेन बात है, तो ये मुझे लगती है कि आपको यहाँ स्पेस मिलता है, इसको मल्टी स्टोरी बनाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ रह सके, ज़्यादा कलाकार। क्योंकि दिल्ली का सेंटर है, दिल्ली में बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि आर्टिस्ट एक ही सारे, एक कुंभ है ये, एक जगह इतने सारे कलाकारों एशिया का नंबर 1 पे ले जाए, देखना, अलग अलग विधाओं के काम देखना, स्कल्पचर, ग्राफिक, पेंटिंग और बहुत सारे और कलाकार यहाँ हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि कलाकारों के बारे में भी सोचा जाए और इसको मल्टी स्टोरी बनाया जाए, जिससे कि और कलाकार यहाँ रुक सके। और यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी भी होना चाहिए कि अगर कलाकार को कहीं बाहर से आया है और वो मान लीजिए रात बिरात वो नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे गेस्ट हाउस भी होने चाहिए, जहाँ एक सेकंड फेज का जहाँ पास अप्रूवल हुआ था एक टाइम पे,
वो कुछ कारणों से नहीं बन पाया। उसमें ये आप जो बातें बोल रहे हैं ये सब उसमें था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और गेस्ट हाउस प्लस रहने के लिए, जैसे बोल रहे हैं गेस्ट हाउस होना चाहिए, कंटेन अच्छी होनी चाहिए और जहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, लाइब्रेरी भी होना चाहिए, जो स्पेस में था आर्ट की सरकार- लाइब्रेरी होनी चाहिए, हाँ जी। और ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती रहनी चाहिए। साल में कम से कम 4 क्वार्टरली अगर आप करें तो, पहले होती थी, अभी कुछ कारणों से और फंड की वजह ललित से कला के जो कैंप्स होते हैं उनमें नए कलाकारों को भी मौका देना चाहिए। नहीं, वो देती है, ललित कला करती है, लेकिन अभी फंड की कमी के कारण थोड़ा डिले जरूर होता है, लेकिन होते हैं प्रोग्राम, तो कुछ कारणों से नहीं हो पा रहे। कुछ एक ये भी प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पर कि जैसे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी, बाहरी बहुत मुश्किल होता है पार्किंग करना, आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो एक्चुअली यहाँ काम कर रहे हैं, और जैसे हम आ रहे हैं मिलने के लिए तो हमारे पास गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे पार्किंग भी प्रॉपर बनानी चाहिए आर्टिस्ट लोगों के लिए। आर्टिस्टों के लिए तो पार्किंग थी ये, अभी बाहरी लोगों का ज़्यादा जहाँ आना जाना हो गया कोरोना के बाद, उससे कलाकारों को जरूर दिक्कत आ रही है। बहुत सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। बहुत सोचा ये बहुत जाए। बढ़िया आपने और मैं कहा। तो ये डायरेक्टली आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इससे नम्र निवेदन कि आप इस गढ़ी के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही रीजन लाखों करोड़ों लोग यहाँ से ही निकले और यहाँ से बढ़कर वो बहुत इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट बने। तो यहाँ पर सरकार को, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनके लिए हम क्या बेहतरीन चीजें कर सकते हैं। राजेश रावत जी, जो हमारे कलाकार हैं बाहर दूर दराज इलाकों में, उनको अपनी कला के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो एक बहुत छोटा सा कलाकार हूँ और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कला जगत में, कला जगत को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कला जो है हमारी, ये एक आत्मा है हमारे समाज की, हमारी संस्कृति को आगे इंडिया की संस्कृति जो हमारी इंडिया, भारत सोने की चिड़िया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो कला प्रधान जिसे हम बोलते हैं वो है, क्योंकि कला के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, और कला जो है वो एक मिरर ऑफ द सोसाइटी है। तो मैं तो उन सब कलाकारों को बोलूँगा कि आप काम कीजिए, निरंतर काम करते रहिए, किसी भी पोजीशन में हैं, किसी भी तकलीफ में हैं। और ऐसा भी मैं एक इसमें जुड़ाव दूंगा कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए कि जिसमें अगर कोई आर्टिस्ट है और उसको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ उसको हेल्प भी मिले। ये करते हैं, हमारी ललित कला भी करती है, जो ललित कला से जुड़े हुए हैं। हाँ। और पहले काफ़ी फंडिंग होती थी, अब भी होती है। होना चाहिए, क्योंकि कलाकार कभी उसका ऐसा डाउनफॉल हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको मोटिवेट करके उसे हमें कुछ ऐसा मॉनिटरिंग भी उसे मतलब हेल्प करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि निरंतर काम करते रहें, अपना काम करें, कॉपी वर्क ना करें, और अपना जो अपना जो आंतरिक आपका मन में विचार चल रहे हैं उनको प्रदर्शित करें रादर देन कॉपी। बस कॉपी एक एकेडमी का ठीक लगता है, एकेडमी में जब हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे कॉपी वर्क कराए जाते हैं डेफिनेटली हमें लर्न करने के लिए, बट जो ट्रू आर्टिस्ट हैं वो अपना काम करें, इंटरनेट का सहारा कम ले। वैसे भी अब एआई का जमाने में हम हैं, और एआई भी मुझे लगता है एआई के अंदर प्राण तो नहीं है, प्राण तो कलाकार ही अपने डाल सकते हैं अपने कला के माध्यम इमोशनली। तो इसमें इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है एआई में। धन्यवाद राजेश रावत सिंह जी, आप 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना, और बहुत सारी चर्चा कला पे हुई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जी थे हमारे साथ राजेश सिंह रावत जी, जो पौड़ी गढ़वाल से हैं, और जी हमारे साथ आज 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में थे। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।